वालेकुम सलाम। ओके भाई, पेज नंबर निकाल लें। टू 266, पेज 266। भाई एसी की सेटिंग कर दो यार, जान ले लो एसी की। सेक्शन 90, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। एसेट्स की ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। जनरल रूल ये है कि जिस किसी की प्रॉपर्टी होती है उसी ने उस पर टैक्स देना होता है। टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इज जनरली पेएबल बाय पर्सन हु ओन्स प्रॉपर्टी। आमतौर पे यही रूल है, जिस बंदे की, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, कुछ करवाना हुआ मैं खुद बताऊंगा। जनरल रूल यही है कि जिस बंदे ने टैक्स देना है उसी ने, जिस बंदे की प्रॉपर्टी है उसी ने उस पर टैक्स देना है। लेकिन समटाइम्स प्रॉपर्टी बांट दी जाती है टैक्स अवॉइडेंस के लिए, टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी तकसीम कर दी जाती है, तो किसी को दे दी जाती है। इस अवॉइडेंस की प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए कुछ प्रोविजंस बनी है। मिसाल के तौर पर ट्रांसफरर है शेख रशीद साहब और ट्रांसफरी है गामा जो उनका मुलाजिम है। अब इन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी इसके नाम लगवा दी, हालांकि ये इनका मुलाजिम है। जैसे कई लोग जो है ज़्यादा अमीर होते हैं, अपने मुलाजिमों के अकाउंट में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया रखवा देते हैं ताकि ये ना पता चले कि उनके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं। तो ये ट्रांसफरर है, ये ट्रांसफरी है। तो ट्रांसफरर अगर ट्रांसफरी को चीज़ दे दे तो याद रखिएगा टैक्स इसी को देना पड़ेगा। अब आप ये ना कहिएगा ये हुकूमत को कैसे पता चलेगा ये इसका खादिम था, ये था, वो था। वो तो ज़ाहिर बात है, फिर हुकूमत जब आके पकड़ेगी तो उम्मीद है कि शवाहिद मिल ही जाएंगे कि पकड़ा जाएगा। तो इन बातों में भी ना पड़े कि हुकूमत को कैसे पता चलेगा, बस पता चल गया वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड अनदर पर्सन। अनदर पर्सन से कौन मुराद है इधर? गामा। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू गामा बट एसेट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ। किताबों में हुकूमत के दफातर में तो गामा के नाम है, लेकिन असल में पीछे से किसकी है? क्योंकि जब आप साबित करेंगे गामा ने पैसे दिए तो गामा ने पैसे तो नहीं दिए होंगे, गामा तो इतना कमा ही नहीं सकता कि इतने का प्लॉट खरीदे। तो रेंटल इनकम शेल बी चार्जेबल इन द हैंड ऑफ शेख रशीद। गामा हद होगी, पूरी रात रोते रहे, रात को भी गामा को ही मारना है, हद होगी। तो ट्रांसफरर, तो शेख रशीद इस पर टैक्स देगा क्योंकि उसी की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, लिख लें। और ये गामा किसने बोला था? शेख रशीद किसने? अच्छा चलें जल्दी करें। ये एरो खींच के ऊपर ट्रांसफरी लिखें, गामा लिखें, पॉइंट 2 वाला मैं बाद में लिखवाऊंगा आपको। चलें जी, लिख लिया, आगे चलें। ये टाइम क्लास का चेंज हो गया है 8 मिनट। कोसों दूर रखा करें मोबाइल को अपने से, घर में भी क्लास में भी। आप पहली रो में हो, मोबाइल आखिरी रो में हो। ठीक है, फिर अगले दिन होगा ही नहीं, ये सही है। वैसे आगे चले। रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल, ओ भाई हो गया ना, बस करें। रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होती है? कैंसलेबल या नॉन कैंसलेबल? कैंसलेबल। अगर वसीम अकरम साहब ने, भाई अब मेरी बात सुने ना, अब यही लिखी जा रहे हैं। अगर वसीम अकरम साहब ने कोई ग्राउंड क्रिकेट का कोई स्टेडियम मिसाल के तौर पे ख़रीदा हुआ है और वो मोहम्मद रिजवान साहब को ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन ये कहा है कि ये डील कभी भी कैंसिल हो जाएगी और ये मैं ग्राउंड कभी भी वापस ले लूँगा, तो लॉ मेकर कहते हैं मेरी नज़र में ये ट्रांसफ़र नहीं है। पढ़ें। इफ ट्रांसफर इज रिवोकेबल, प्रॉपर्टी इनकम विल बी द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। ये प्रॉपर्टी इनकम ट्रांसफरर की ही रहेगी। ट्रांसफरर वसीम अकरम है
और ट्रांसफरी रिजवान है। ऊपर इंग्लिश पढ़ें। पॉइंट 2 की एग्जांपल, वसीम अकरम ट्रांसफर्ड ग्राउंड टू रिजवान। वसीम अकरम साहब ने एग्जाम्पल गिवन। वसीम अकरम ट्रांसफर्ड ग्राउंड टू रिजवान लिख लें। तो इनकम किसकी रहेगी? ट्रांसफरर की। ट्रांसफरर के नीचे मैंने WA लिखा है, लेकिन भाई अगर डील में दो बातें पाई जाए ना, तो फिर ऐसी सूरत में ये डील हाइब्रिड में लेट आने पे कैंसिल हो जाएगी। अगर डील में दो बातें पाई जाएं, नंबर 1, डील में ये पाया जाए कि ये डील जो है वो कैंसिल होगी, लेकिन रिजवान जब तक तुम जिंदा हो तब तक कैंसिल नहीं होगी। यानी जब तुम इस दुनिया से चले जाओ, सबने जाना है, जब तुम इस दुनिया से चले जाओ तब ये डील कैंसिल होगी, उससे पहले ये डील कैंसिल नहीं होगी। और दूसरा वादा मैं ये करता हूं कि मैं वसीम अकरम इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। बस ये मैंने तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिया, अगर तुम इस दुनिया से चले गए फिर ये मेरी हो जाएगी, डील कैंसिल हो जाएगी, फिर मैं खुद फ़ायदे उठाने लग जाऊँगा। तो आपने किसी को कोई चीज़ दी और देते हुए कहा कि चीज़ मैं वापस ले सकता हूं, तो लॉ मेकर कह रहा है ये आप ही की चीज़ है, ये ट्रांसफरी की नहीं है। लेकिन अगर आपने कहा मैं वापस तो ले सकता हूं, लेकिन वापस नहीं लूंगा जब तक तुम जिंदा हो, और जब तक तुम जिंदा हो मैं इससे फ़ायदा भी नहीं उठाऊंगा, तो लॉ मेकर कहते फिर ये कैंसिलेबल टाइप नहीं है, फिर तो ये आपने उसकी लाइफ टाइम के लिए उसको दे दी, तो फिर तो ये उसी की है जिसको ट्रांसफरी की है। समझ आ गई? तो अगर दो शर्तें पूरी हों तो फिर ये वसीम अकरम की नहीं रहेगी। एज अ जनरल रूल अगर डील में लिख दिया जाए ये कैंसिलेबल है, तो ये वसीम अकरम की है। लेकिन अगर डील में लिखा जाए ये कैंसिलेबल तो है, लेकिन कैंसिलेबल कब है? जब तुम्हारी डेथ हो, और तब तक मैं फ़ायदा इससे नहीं उठाऊंगा। हाउएवर इफ इट इज़ कैंसिलेबल, लेकिन अगर डील क्या हो जाए? नॉन कैंसिलेबल। हाउएवर इफ इट इज़ ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी, लाइफ टाइम में नॉन कैंसिलेबल है, लाइफ खत्म होने के बाद कैंसिल हो जाएगी। एंड वसीम अकरम डिराइव्स नो बेनिफिट फ्रॉम दैट इनकम, और वसीम अकरम वादा करें मैं इससे कोई फायदा नहीं उठाऊंगा। फिर कंक्लूजन देखें, देन इट विल बी द इनकम ऑफ ट्रांसफरी। ये जरदारी नीचे वाली एग्जांपल में है, तो ट्रांसफरी से मुराद यहां लिखे रिजवान, और ट्रांसफरर से मुराद यहां लिखे वसीम अकरम। प्लीज कंक्लूड द थिंग्स, हाइब्रिड में लेट आने पे प्लीज कंक्लूड द थिंग्स। नंबर 1, अगर कैंसलेबल है तो वसीम अकरम की है, और अगर कैंसलेबल है लेकिन उसकी लाइफ में कैंसलेबल नहीं है, वसीम अकरम की नहीं, रिजवान की लाइफ में कैंसलेबल नहीं है, उस दौरान नॉन कैंसलेबल है, और वसीम अकरम वादा करे कि मैं इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, इसका मतलब है ये ज़मीन उसने उसी को दे दी है, फिर ये रिजवान की है। कंक्लूजन पढ़ें, देन इट विल बी इनकम ऑफ ट्रांसफरी। ये इनकम ट्रांसफरी की होगी। ट्रांसफरी से मुराद रिजवान। अच्छा, इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय जरदारी टू बीवी, एज्यूम करें बेनजीर जिंदा है, इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय जरदारी टू बेनजीर और बिलावल, एज्यूम करें भी बिलावल 18 साल से कम उम्र का है, इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय जरदारी टू, तब तो बेनजीर भी जिंदा थी, इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय जरदारी टू बेनजीर और बिलावल, फर्ज करें बख्तावर की शादी हो चुकी थी, अदर देन मैरिड डॉटर की बात नहीं हो रही। इफ प्रॉपर्टी, बख्तावर लड़की का नाम है, बख्तावर बंदे का भी होता है लेकिन फिलहाल लड़की के। इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय जरदारी टू हिज बीवी और हिज माइनर चाइल्ड और टू अनदर पर्सन, यानी बेनजीर का सेक्रेटरी किसी को भी ट्रांसफर कर दिया, और टू अनदर पर्सन, फॉर द बेनिफिट ऑफ बीवी
और माइनर चाइल्ड, द प्रॉपर्टी इनकम विल बी द इनकम ऑफ जरदारी। ये जरदारी की ही इनकम है, ये आपने बीवी बच्चों के नाम ऐसे ही लगवाई है इन चक्करों में ना, बीवी के नाम लगा दिया, बच्चे के नाम लगा दिया, तेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर बेनजीर ने पैसे देके खरीदी है आपसे, वो फिर और बात है, वो फिर बेनजीर की है। However, in case transfer is for adequate consideration, मुनासिब प्राइस देके खरीदी है, ये नहीं कि 1-2 रुपए देके खरीद ली हो या लाख 2 लाख लेके खरीद रही हो। प्रॉपर्टी की एडिक्वेट कंसिडरेशन ये होती है जितना मार्केट में तकरीबन उतने पैसे देके खरीदी है। या बेनजीर ने कहा है तुम्हारे रास्ते जुदा, मेरे रास्ते जुदा, हम अब जुदा होते हैं, तो जरदारी ने में कहा ठीक है मैं तुम्हें 3 दफा। अच्छा, पॉइंट बी, सो इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अ पार्ट, तुम सिंध, तुम्हें लाहौर, तुम जर्मनी, तुम्हें यूरोप, तुम इंग्लैंड, तुम्हें हॉलैंड, अगर इस तरह का एग्रीमेंट हो गया है तो इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अ पार्ट, तुम इचरे, तुम्हें ठोकर, अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट हो गया है, तुम कॉलेज में रूम 1 में, तुम्हें रूम 3 में, लिव अ पार्ट यही होता है और क्या होता है, तो देन इट विल बी द इनकम ऑफ बेनजीर, फिर ये इनकम बेनजीर की होगी, फिर इस पे एतराज नहीं। तो जनरल रूल ये है, अगर आप कोई चीज बीवी बच्चों के नाम लगवा दें, ट्रांसफर्ड बाय, पहली वाली लाइन पढ़े, इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय जरदारी टू बेनजीर और टू अनदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनजीर, प्रॉपर्टी इनकम विल बी द इनकम ऑफ जरदारी। हाउएवर, इन केस ट्रांसफर इट्स फॉर पैसे, अगर पैसे लेके आपने बेची है और इन कनेक्शन विद तलाक, देन इट विल बी द इनकम ऑफ बेनजीर, फिर ये इनकम बेनजीर की है, फिर एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं होगी, फिर उसको मुफ्त में दी जाएगी कि खुदा के लिए जान छोड़ो, घर ले लो, जान छोड़ो, इंदर नजर ना आना। तो ये अगर ऐसा सिनेरियो हो तो फिर ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, होता है दुनिया में, तो फिर ऐसी सूरत नहीं कहाँ रहते हो, देन इट विल बी द इनकम ऑफ ट्रांसफरी, तो फिर ये किसकी इनकम होगी, बेनजीर की। जी हाँ, उसको आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं, वो फिर मैरिड डॉटर की ही होगी। मैरिड डॉटर को अगर आप फ्री में दे दें तो वो उसी की होगी, फिर मैरिड डॉटर की होगी। अदर देन मैरिड डॉटर का ये मतलब है ना कि अगर उसको फ्री में दे दें, जहेज में दे दें, कुछ दे दें, तो वो उसी की होगी, उसमें कोई टेंशन नहीं फिर। ओके, तो बेनजीर और बिलावल को दी आपने तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अगर बेनजीर या बिलावल ने पैसे देके खरीद ली तो फिर ये उनकी है। और अगर बेनजीर को आपने तलाक दे दी, बेनजीर को आपने तलाक दे दी, क्या जरदारी मुराद है ना, और क्या है, बोंगी मार रहे हैं, अजीब बातें दीवाने लोग, कॉन्टेक्स्ट जो मैटर चल रहा है वो करें, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और अगर बेनजीर को आपने तलाक दे दी तो ऐसी सूरत में दैट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ बेनजीर, वो बेनजीर की प्रॉपर्टी। तो लिख लें, सेकंड रो में बातें ना करें, लिख लें, हाइब्रिड में बात कर लें, चले मुकम्मल, कोई मसला नहीं, इजाज़त है थोड़ी बहुत ही। तो मैरिड डॉटर को अगर आप मुफ्त में भी दे दें प्रॉपर्टी तो ये मैरिड डॉटर की है, लिख लें, मैरिड डॉटर को मुफ्त में दे दें तो वो भी मैरिड डॉटर की है। हाँ, वो भी हो सकता है। हाँ जी, जल्दी जल्दी पूछें, सवाल आगे चलेगा। क्या नहीं, डॉटर अगर मैरिड डॉटर को अगर आपने दे दी तो ये फिर उसी की प्रॉपर्टी है, और अगर वो मेजर चाइल्ड है तो भी उसी की प्रॉपर्टी है फिर ये। हाँ जी, क्या ऊंची बोलें ज़रा, फ्री में। अच्छा जी, पॉइंट 4, इफ द प्रॉपर्टीज अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट होता था कि लोग ये करते थे कि एडिक्वेट कंसिडरेशन ले लेते थे बेगम से, तो उसमें फ़र्ज़ करें जरदारी बेनज़ीर को प्रॉपर्टी बेचने लगा तो इन्होंने सोचा कि एडिक्वेट कंसिडरेशन क्यों नहीं चाहिए,
तो बेनज़ीर जो है वो अपने पर्स में से 10 करोड़ पे निकालने लगी। फ़र्ज़ करें वो 10 करोड़ नहीं थे, तो इसने जरदारी से कहा जाकर मुझे ज़रा 10 करोड़ देना। उसने कहा चलो मेरे से ले लो। 10 करोड़ इसने जरदारी से लिए और जरदारी से लेके वही थोड़ी देर बाद 10 करोड़ जरदारी को दे दिए। तो लॉ मेकर ने कहा ये की हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जाने दो यार, ये तो एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं थी ना, कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो उसी से पैसे लेके जिसकी प्रॉपर्टी है उसी को दे रहे हो। मैं पागल ना आया हुआ तुम लोगों ने मुझे। तो इफ़ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय बेनज़ीर, इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय बेनज़ीर विद द फंड्स ऑफ जरदारी, ले तो बेनज़ीर ही है लेकिन प्रॉपर्टी, लेकिन वो दराज में से परस में से पैसे जरदारी के निकाल के उसको दे रही है कि ये तुम्हारे परस में पैसे पड़े हुए हैं, ये मैंने निकालनी है, ये अपनी प्रॉपर्टी की मद में जाके अपने बैंक अकाउंट में रखवा दो। If the property is acquired by Benazir with the funds of Zardari, it will not be a transfer made for adequate consideration. ये adequate consideration नहीं है, ये आपने पैसे ही नहीं दिए। And now it is property of Zardari, लिख लें। And now it is property of Zardari. अब तो ये जरदारी की प्रॉपर्टी है जी। अच्छा जी, फुल स्टॉप, आगे बढ़े। The transfer will not be accepted if there is no evidence of registration. ये तो जनरल बात कर रहे हैं, कोई भी ट्रांसफर नहीं समझी जाएगी जब तक के आप उसके पैसे ना दे दें। वो सॉरी, आपके गवर्नमेंट के LDA के वगैरह जो दफातर वगैरह वहाँ पे आपके नाम ना लगी हो, तो ट्रांसफ़र तभी ट्रांसफ़र समझी जाएगी जब आपके नाम लग जाए। डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। चलें जी, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस। पॉइंट नंबर 1, अगर शेख रशीद गामा को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे तो ये शेख रशीद ही की रेंटल इनकम समझी जाएगी। पॉइंट नंबर 2, अगर कैंसलेबल डील हो तो वसीम अकरम ये तुम्हारी ही प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर कैंसलेबल तो हो लेकिन दौराने लाइफ नॉन कैंसलेबल है और वसीम अकरम तुम वादा करो तुम इससे फ़ायदा नहीं लोगे, तो फिर ये रिजवान की है। जरदारी तुम बेनज़ीर बिलावल को चीज़ दे दो, बख्तावर की बात नहीं हो रही, तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है। लेकिन अगर बेनज़ीर पैसे दे या तुम इसे तलाक दो तो फिर ये प्रॉपर्टी बेनज़ीर की है। पॉइंट 4 कहता है वो पैसे बेनज़ीर की तरफ से दिए गए नहीं समझे जाएंगे अगर बेनज़ीर ने जरदारी से ही लेके पैसे दिए। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ AOP। AOP की कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज हो जाती है, कई दफ़ा पार्टनर नया आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाती है, कई दफ़ा पार्टनर चला जाता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाती है। तो ऐसी सूरत में फिर होता ये है, जो पार्टनर जितना अरसा रहा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। किसी पार्टनर ने सिर्फ 1 महीना रहा तो पूरे उसे साल के प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा, उसे 1 महीने के प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो वेयर देयर इज अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, एडमिशन नया पार्टनर आ गया और रिटायरमेंट या कोई पार्टनर चला गया ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, साल के दौरान, तो द फर्म्स इनकम इज अ पोर्शन बिटवीन द पार्टनर्स ऑन टाइम बेसिस। जो बंदा जितना रहा उसको उतना प्रॉफिट दिया जाएगा। अगला सवाल ये है कि AOP की रिटर्न कौन जमा करवाएगा? जो दौराने साल पार्टनर्स थे वो नहीं, जो 30 सितंबर को जब रिटर्न जमा करवाने जा रहे थे उस दिन जो पार्टनर्स थे उनकी जिम्मेदारी है। दौराने साल तो पार्टनर आते जाते रहते हैं, जो 30 सितंबर की रात को पार्टनर्स थे उन्होंने ही रिटर्न जमा करवानी है। The responsibility for filing the return in case with the persons who are partners of a firm on the date it is required to file its return. रिटर्न जमा करवाने की तारीख बोलें पाकिस्तान में क्या है? 30 सितंबर। The responsibility for filing return in this case का क्या मतलब है? जब पार्टनर आ जा रहे हो is, ये लाइन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद पर्संस हु आर पार्टनर्स ऑन डेट इट इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। ये जरा हाईलाइट कर लें, ये वाला फिक्रा पढ़े खाली जो मैंने हाईलाइट किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद पर्संस हु आर ऑन डेट इट इज, ये हाईलाइट की हुई बात जरा मेन है। वेयर एन AOP डिसॉल्व्स का क्या मतलब है? बंद हो गई। और डिसकंटिन्यूज बिजनेस, या अपना बिजनेस बंद कर दे, तो इसका टैक्स किससे लिया जाएगा? फ्रॉम एनी पर्सन हु वाज अ
पार्टनर इन द फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जब अगर फर्म बंद हो गई तो उसका टैक्स किससे लिया जाएगा? दौरान साल आने वाले सारे पार्टनर से या डिसॉल्व होने वाले दिल आखिरी पार्टनर से? असल में ये लॉ मेकर कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई पार्टनर बीच में छोड़ के चला गया तो मैं उसको तंग नहीं करूंगा, तुम लोग खुद ही उससे पंगे लेके टैक्स लेना, मेरे में ना डालो। मैं सिर्फ उन्हीं पार्टनर्स को छेड़ा करूंगा आके जो डिसॉल्व होने के दिन पार्टनर थे बस। टैक्स कैन ऑल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम लीगल हेयर्स, उसके बालों से भी टैक्स लिया जा सकता है। ओके, वरसा से आई नो यू नो एंड यू ऑल्सो नो आई नो। ओके, there is a sort of scenario now that शाहिद अफरीदी ने अपना बिजनेस बेच दिया सरासिफ को 2010 के मिड में। तो शाहिद अफरीदी साहब प्रेडिसेसर हैं और सरासिफ सक्सेसर हैं। तो अगर प्रेडिसेसर, 2010 के दरमियान में मैंने लाइन खींची हुई है, यानी मिसाल के तौर पे ये 30 जून 2010 है तो वो 1 जनवरी 10 होगा। ये 30 जून 10 होता है ना, आपको पता है ईयर एंड, और ये 30 जून 11 है। तो दौराने साल येलो वाले पोर्शन पे टैक्स देना 6 महीने की जिम्मेदारी होगी शाहिद अफरीदी की, और ग्रीन वाले पोर्शन पे टैक्स देना जिम्मेदारी होगी सरासिफ की। पहले में जरा पढ़ लीजिएगा फिर नोट कर लीजिएगा। इफ अ पर्सन, शाहिद अफरीदी, कैरिंग ऑन एनी बिजनेस is succeeded in any tax year by any other person, where Shahid Afridi is succeeded by any other person, now referred to as predecessor। शाहिद का नाम predecessor बन जाएगा और सर आसिफ का नाम successor, and successor continues the same business। और successor कौन सा बिजनेस जारी रखे? सेम। ब्रैकेट छोड़ दें। पॉइंट ए, द प्रेडिसेसर शेल पे टैक्स, प्रेडिसेसर टैक्स देगा ऑन द इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इन विच सक्सेशन टुक प्लेस। सक्सेशन किस साल टुक प्लेस हुई है? इस साल का टैक्स कौन देगा? प्रेडिसेसर। ही विल पे टैक्स अप टू द डेट ऑफ सक्सेशन। व्हाट इज द डेट ऑफ सक्सेशन? ये वाली, तब तक का टैक्स ये देगा। दोबारा पढ़ें। ही विल पे टैक्स फॉर द ईयर अप to the date of succession and for preceding years as well। 2009 का भी, 8 का भी, 7 का भी, and for preceding years as well। preceding years से मुराद 2009, 2008 इनका टैक्स भी देगा। and successor shall pay the tax for that tax year after the date of succession। चलें आप नोट कर लें, उधर शाहिद लिख लें, इधर सरासिफ लिख लें, और उधर सरासिफ। भाई ये अल्फाज हाइब्रिड में ज़रा मोबाइल को प्लीज़ खुदा के लिए अगली रो में रखते हैं। 1 मिनट, अगली रो में रखते हैं। शुक्रिया, याद से ले जाइएगा। अच्छा, अब मेरे भाई ये ना नाम इसलिए ये बिलावल टाइप और ये सारे बोले जा रहे हैं ताकि ज़रा मिसाल जल्दी समझ आ जाए, वरना इन लोगों को प्रमोट करना या कुछ और करना मकसूद नहीं है। ओके, चले भाई, ये नोट कर ली नीचे डायग्राम। कर ली? कर लें? कर ली? ये मुराकबे से ज़रा बाहर आ जाएं, हाइब्रिड में क्लासें चल रही हैं। चलें, शुक्रिया।
If a person carrying on any business, Shahid Afridi, is succeeded in a year by Sir Asif, and successor continues the same business, और successor क्या करे? Same business continue करे. The Sir Asif shall, the Shahid Afridi shall pay tax in the year in which succession took place, लेकिन obviously he will pay the tax up to the date of succession. Up to the date of succession बड़ा important लफ्ज़ है यहाँ. And for preceding years as well. And the successor shall pay the tax after the date of succession. जब predecessor ना मिल रहा हो, the tax will be paid by Sir Asif. येलो वाला भी, ग्रीन वाला तो देना ही इन्होंने था ना, येलो वाला भी. Where predecessor cannot be found, the tax will be paid by Sir Asif. फिर ना लेते हैं इनसे बिजनेस अगर ये मसले थे तो. एक मिनट, successor will pay tax for the year up to the date of succession. Successor up to the date of succession का भी टैक्स देगा बेचारा येलो वाला. And for और प्रीसीडिंग ईयर्स का भी देगा. लेकिन ऑब्वियसली इसको अगर मैं सर्कल करूं तो मसला बस ये वाला हो गया था, वरना हमने Sir Asif पे क्यों इतना लोड डालना है, ऑलरेडी उन पे इतना लोड है. तो ये मसला हो गया था, प्रेडिसेसर कैन नॉट बी फाउंड. इसका हल लॉ मेकर ने पेश किया है कि फिर सारा येलो वाला टैक्स Sir Asif दे. आगे पढ़ें. एंड वेयर टैक्स कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रेडिसेसर, जहां प्रेडिसेसर मिल तो रहा हो, प्रेडिसेसर मिल तो रहा हो लेकिन वो कहे कि भाई अब मुझे बेच के टैक्स ले लो, मेरे पास तो कुछ नहीं है यार, मैं तो डूब गया हूं, तो लॉसेस आ रहे थे, बिजनेस इनको बेचा है, मेरे बैंक अकाउंट में कुछ नहीं, मेरी दराज में कुछ नहीं, आप पीछे पड़े हैं, कहते हैं नहीं दे सकता मैं टैक्स, क्या करना है, मेरी जान ले लो. फिर अब उसके पास पैसे हैं ही नहीं, कहां से टैक्स दे वो. वेयर टैक्स कैन नॉट बी रिकवर्ड, मिल रहा है बंदा लेकिन हम उससे निकालें क्या. वेयर टैक्स कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रेडिसेसर, तो इट शिल बी रिकवर. फिर दोबारा Sir Asif को पकड़ लें, ठीक है, इट विल रिकवर सक्सेसर. हाँ, सक्सेसर विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर इट फ्रॉम प्रेडिसेसर. सक्सेसर फिर बाद में जब शाहिद अफरीदी की थोड़े हालात बेहतर हो तो उनसे जाके ले ले, वो इनका आपस का मामला, कहते हैं उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, वो जाके करना करे, मुझे फारग करो जल्दी, मेरा टैक्स दो मुझे, खत्म करो बात, हुकूमत कह रही है, मैंने और बड़े काम करने हैं. तो दो सिनेरियोज हैं. सिनेरियो वन, शाहिद अफरीदी मिल ही नहीं रहा. ये हाइब्रिड में लास्ट रो में कौन से मुराकबे हो रहे हैं इधर क्लास में बैठ के? इट्स नॉट अ क्लास ऑफ मुराकबा प्लीज जी. साथ वाले जरा शफकत का हाथ रख दे सर पे ताकि आइंदा मुराकबा ना हो. तो वेयर टैक्स कैन नॉट बी रिकवर्ड, जहां टैक्स रिकवर ना हो सके, यानी वो मिल ही नहीं रहा, मिल गया लेकिन टैक्स रिकवर नहीं हो रहा, और अगर वो मिल ही नहीं रहा तो भी Sir Asif से लिया जाएगा. ऑब्वियसली इस सिनेरियो में इसने लिखा नहीं हो, इस सिनेरियो में भी Sir Asif ऑब्वियसली अगर वो नहीं मिल रहा तो उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस सिनेरियो में भी जाके उससे लेंगे, क्योंकि उसको कहेंगे यार तुम्हारे वाला टैक्स मैंने दिया. मिल नहीं रहा मीन्स कि वो बंदा नहीं मिल रहा ना. बंदे गायब करना बड़ा आसान है, मुझे बताना आना. अजीब बंदे यार, किस दुनिया में रह रहे हैं. हाँ जी बोले. जब उसने, हाँ जी, उसके बाद से माय डियर, अब साथ वाले को जरा थोड़ा सा अपने से दूर कर दें, बिकॉज ही इज डिस्टर्बिंग अ लॉट. इफ ही इज नॉट, दो गले लगाएं उसको, इफ ही इज डिस्टर्बिंग, उसको थोड़ा सा जरा साइड पे करके पेज 274 पे आ जाए. If he is disturbing, distracting, and he is bothering, जी ले लें. मुस्तफ़ा अली एंड जैन, माय डियर पेज 274 है. अब साथ वाले की जान तो ना लेना भाई, उसको को काले मार्कर लेके आए. मुस्तफ़ा, अच्छा ठीक है. मुस्तफ़ा अली एंड जैन पार्टनर्स इन अ रेजिडेंट फर्म इन पाकिस्तान under the name and style Maz Enterprise. Mustafa M, Ali A, Zain Z, which is engaged in selling auto parts, auto spare parts. All partners have equal shares of profits and losses. सारे पार्टनर्स के पास equal shares of profits and losses हैं. Following information has been extracted from the accounting records of Maze
फॉर टैक्स ईयर 2023, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स. वर्किंग वन, income from business, AOP. So what is the profit? प्लीज यार खुदा के लिए इसको साइड पे कर दें. He is really disturbing you. 13398. अपना कैलकुलेटर, अपनी बुक, अपना रजिस्टर, अपनी बॉल पॉइंट, अपना हाइलाइटर, दूसरे का दिमाग. एडिशनल इंफॉर्मेशन. Let us revise a little bit. So chapter 8 is there. My dear, कल नया चैप्टर शुरू होगा. AOP आपने सोचा था साथ साथ पढ़ेंगे, बट ऑब्वियसली वो सोचें, आपको पता है सोच में ही रह जाती हैं. और सर जाने दें, आपको पता नहीं, मैं साथ साथ याद कर रहा हूँ. ये किसी और को कहें आप. अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मसले नहीं हैं. अच्छा जी, कभी आप सड़क पे चलते हुए मेरे से पूछ लें, मैं आपको वहाँ भी सुना दूंगा. पता नहीं किसकी बातें करते हैं, आपके साथ साथ याद नहीं करा. कम से कम हम तो वो नहीं हैं. अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि जो बंदा कैश अकाउंटिंग यूज कर रहा होगा वो प्राइम कॉस्ट पे भी स्टॉक को रख सकता है, एब्जॉर्प्शन पे भी. और जो बंदा एक्रूअल अकाउंटिंग यूज कर रहा होगा, ब्लू मार्कर से मैंने किया है, उसके पास सिर्फ एक ही मेथड है, एब्जॉर्प्शन. तो कैश वाले के लिए दोनों अलाउड है और एक्रूअल वाले के लिए एब्जॉर्प्शन अलाउड है. द अबव अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस. ऊपर वाले अकाउंट कैश बेसिस पे बनाए गए हैं. एंड स्टॉक हैज बीन वैल्यूड ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड. और स्टॉक किस पे वैल्यू किया गया है? प्राइम कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑफ सेल में जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो किस पे है? प्राइम कॉस्ट. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये स्टॉक किस पे पड़ा है? प्राइम. ये किस पे पड़ा है? प्राइम. नोट इट डाउन. पड़ा है या पापड़ है? पड़ा है. ये दोनों स्टॉक पड़े हैं. The above accounts have been prepared on cash accounting and stock is पड़ा है on prime. हाँ ठीक है, कैश अकाउंटिंग में प्राइम पे पढ़े तो इसमें क्या परेशानी वाली बात है? मैंने समझा है तुम गलत बात बता रहे हो. अल्हम्दुलिल्लाह कैश बेसिस पे प्राइम पे पड़ा हुआ है. हाँ हाँ, बड़ी बात है. पढ़ाई प्राइम पे होना चाहिए था. ये एब्जॉर्प्शन पे भी पड़ा होता तो कोई मसला नहीं. हाउएवर, ताहम द पार्टनर्स वांट टू चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम कैश टू एक्रूअल. पार्टनर्स चाहते हैं हम कैश से एक्रूअल की तरफ चले जाएं. अच्छा, ओके 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 ओके. अब पार्टनर्स चाहते हैं हम कैश से किसकी तरफ चले जाएं? एक्रूअल की तरफ चले जाएं. इस साल चाहते होंगे या कई सालों से ये चाह रहे होंगे? इस साल. However, partners want to change the method of accounting from cash to accrual basis. In this respect, following information has been gathered. और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन उसने आपको दे दी है. अब वो चाहते हैं कि एक्रूअल पे चले जाएं. अच्छा, अब अगर वो चाहते हैं कि हम एक्रूअल पे चले जाएं तो अब उनके लिए प्राइम पे चीजों को रखना गलत है, क्योंकि एक्रूअल वाले के लिए एक ही तरीका अवेलेबल है, एब्जॉर्प्शन. अब उनकी चाहत की वजह से
मुझे चीजों को प्राइम से किस पे लाना पड़ेगा? एब्जॉर्प्शन पे लाना पड़ेगा। अब सवाल यह राइज होता है कि मैंने लाना है प्राइम से एब्जॉर्प्शन की तरफ। किससे किसकी तरफ लाना है? क्योंकि कैश अकाउंटिंग में प्राइम अलाउड था और एक्रूअल में प्राइम अलाउड तो मैंने लाना है प्राइम से एब्जॉर्प्शन की तरफ। तो क्या मैं कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों को छेड़ूं या सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को छेड़ूं? मुझे बोल लेने दें, मैंने सवाल उठाया है, पूछा नहीं है। तो इसका जवाब है कि पिछले साल पार्टनर्स ने यह नहीं चाहा था। तो ओपनिंग स्टॉक की डेफिनेशन हमने पढ़ ली हुई है। ओपनिंग स्टॉक इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, मैंने तो आपको मजाक मजाक में पढ़ाई थी, लेकिन इसके असरात हैं इस बात के। ओपनिंग स्टॉक shall be the closing of end of previous year, यानी ओपनिंग शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एंड क्लोजिंग के पिछले साल प्राइम पे पड़े होने पे हमें कोई एतराज नहीं है। जो हमारे का ओपनिंग है उस पर हम एतराज कर ही नहीं सकते, क्योंकि लॉ मेकर की डेफिनेशन कहती है द ओपनिंग shall be exactly equal to closing of previous year and closing of previous year was calculated on prime when we were correctly using cash accounting। पिछले साल तो हमने ये विश की नहीं थी, तो पिछले साल हम कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे। पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक प्राइम पे कैलकुलेट हुआ। पिछले साल का क्लोजिंग डेफिनेशन कहती है हमारे साल का ओपनिंग होगा, इसलिए ओपनिंग को छेड़ नहीं सकते। तो ओपनिंग स्टॉक में नो चेंज रिक्वायर्ड, इस एडजस्टमेंट को हम इग्नोर करेंगे, इसलिए इस डेटे को हम इग्नोर कर देंगे। नो चेंज रिक्वायर्ड। छोटा सा लिखे ओपनिंग बैलेंस पे स्टार डाल के। ओपनिंग पिछले का क्लोजिंग होता है। मैं उर्दू में लिखवाता हूं, फिर पता चलता है आप लोग क्लास के बाद आके इसलिए पूछते हैं कि उर्दू लिखी नहीं होती। मैं उर्दू वहीं लिखवाता हूं जहां कई सालों से मुझे पता चल रहा है कि स्टूडेंट क्लास के बाद सवाल पूछने आते हैं, उर्दू वहां लिखवाता हूं। तो ओपनिंग स्टॉक पिछले का क्लोजिंग है, और पिछले का क्लोजिंग अगर प्राइम पे पड़ा है और पिछले का क्लोजिंग अगर प्राइम पे पड़ा है तो इस पे हमें कोई एतराज नहीं। क्योंकि पिछले साल कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही थी। पिछले का क्लोजिंग अगर प्राइम पे पड़ा है तो हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि पिछले साल कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही थी। ओके, चलें जी आगे। अब क्लोजिंग को छेड़ना है। क्लोजिंग को किस से किस पे लेके जाने? पड़ा किस पे है? प्राइम पे। एब्जॉर्प्शन पर ले जाएं।
और इसको डोंट टच, इसको मत छेड़ें और एब्जॉर्प्शन पर ले जाएं। तो पड़ा किस पे है? प्राइम पे। ले किस पे जाएं? एब्जॉर्प्शन पे। जो आप बताएं जरा। 32 माय डियर। प्रॉफिट अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना चाह रहा हूं देखें बढ़ रहे हैं ना। अगर मैं क्लोजिंग, इधर मुझे ना बताएं कितने से बढ़े, मैं आपसे एक वैसे सवाल पूछ रहा हूं। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाता हूं, मिसाल के तौर पे से मैं 13 कर देता हूं, तो इससे ओवरऑल सवाल पर क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट, क्या मैं कह सकता हूं क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है? तो ये एग्जाम्पल नोट ना करें, रूल लिख लें या मेरे पे एतमाद कर लें, जो भी आपको पसंद है, कि क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है। सेल के बढ़ने से भी बढ़ता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा के मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छा, कभी भी आपको ऐसी कंफ्यूजन आ जाए ना, तो इस तरह की डायग्राम बना के खुद ही देख लिया करें कि प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा है। कोई फर्जी सा डेटा एज्यूम करें, उसमें 1-2 रुपया बढ़ा के चेक करें कि प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा। तो इट इज नॉट कि आप रट्टा मारें, कोई 15 सेकंड लगा के साइड पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं, कभी भी भूल भी जाए तो कि मैं क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा के देखता हूं मेरे प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ा है। लेकिन वैसे ही बता रहा हूं रूल, आज के सवाल में नहीं चलाना। ये ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से याद रखिएगा प्रॉफिट कम होगा। घर जाके इस 5 रुपए को बढ़ा के देख, इसको 5 करके देखिएगा, खुद ही पता चल जाएगा ये रूल है, किसी तरह याद कर लें और इसकी लॉजिक देख लें क्या है। असल में ये चीजें सेल में से लेस होती हैं, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, और ये सॉर्ट ऑफ सेल में ऐड होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने याद रखा हुआ था अपने बचपन में, क्लोजिंग स्टॉक सेल टाइप जैसी चीज है, प्लस माइनस साइन के एतबार से। हालांकि सेल टाइप जैसी चीज तो है नहीं, तो क्लोजिंग पड़ा हुआ है, तो साइन के एतबार से बात करूं, सेल के साथ भी पॉजिटिव साइन है और ये लेस और नेगेटिव मिला तो ये भी पॉजिटिव है। बहरहाल छोड़ें, फिलहाल मैंने ये वाला रूल लगाना है या नीचे वाला रूल लगाना है? ओपनिंग का तो हमने डिसीजन ले लिया ना, ओपनिंग में तो अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ किस में है। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करूं? बढ़ा दूं, इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बताएं कितना? 1300 प्रॉफिट बढ़ेगा। स्टॉक 1300 से बढ़ा तो प्रॉफिट 1300 से बढ़ जाएगा। बढ़ा दें जी प्रॉफिट को। इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक, बोले निकलवाएं एग्जामिनर को। -70 मुझे नहीं पता क्या वजह, इससे पूछ लो सवाल वाले से, हो सकता है ये वजह। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल में पुरानी मशीनरी जो चाइना से इंपोर्ट की, इनिशियल अलाउंस मिलेगा,
चाहे पुरानी चाइना से, कोई मसला नहीं। वो तो पाकिस्तान से अगर पुरानी खरीदें फिर नहीं मिलता। तो कॉस्ट ऑफ सेल में पुरानी मशीन चाइना से इंपोर्ट की है, वो पड़ी है। अच्छा आगे ना पढ़ा करें, पहले मुझे बता दें खर्चों में पड़ी कितनी है। क्या मशीन की कॉस्ट खर्चों में पड़ी होनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड कॉस्ट ऑफ मशीन, पड़ी होनी चाहिए। आगे मत पढ़ा करें, आगे आप लोग फिगर को रेक्टिफाई करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। सवाल वाला चाहता है पहले जो पड़ी हुई है उसे एग्जैक्ट उल्टाओ, उसके बाद देखो फिगर का क्या करना है। क्योंकि आगे अब इसका करना क्या है वो बता रहे। फिलहाल जो गलत चीज पड़ी हुई है उसको एग्जैक्ट अमाउंट से उल्टाया करें, आगे पढ़ेंगे तो गलत चीज उल्टाएंगे। उल्टानी वो है जो पड़ी है, उल्टानी वो है जो पड़ी है। तो मशीन की कॉस्ट खर्चों में पड़ी होनी चाहिए। हद होगी, यस। मशीन की कॉस्ट खर्चों में पड़ी होनी चाहिए। पड़ी है तो क्या करें, खर्चों में तो माइनस हो चुकी है ना, उल्टाएं कैसे? ये फिगर्स खुदा के लिए उनको जरा उधर उधर करके लिख लें फिगर्स को। कॉस्ट में कस्टम ड्यूटी भी पड़ी है। कस्टम ड्यूटी तो मेरे भाई एसेट की कॉस्ट का पार्ट होती है, ये आप लोगों ने FR 1 में भी पढ़ा हुआ है, तो पड़ी रहने दें। कॉस्ट में कस्टम ड्यूटी पड़ी है और कॉस्ट में इनकम टैक्स पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से फिर ये कॉस्ट सही नहीं है। कॉस्ट में कस्टम ड्यूटी पड़ी है, इसको पड़ा रहने दें। कॉस्ट के अंदर अपनी बॉल पॉइंट पड़ी है, पड़ी रहने दें। वो सॉरी, बैग में अपनी बॉल पॉइंट पड़ी है, पड़ी रहने दें। बैग में किसी का कैलकुलेटर पड़ा है, निकाल दें। 2110 में कस्टम ड्यूटी पड़ी है, पड़ी रहने दें। 2110 में 110 पड़ा है। इनकम टैक्स अगर आपने पे कर दिया तो मेरे भाई ये एंड पे माइनस करने की इजाजत है, इसको और कुछ नहीं करना। ये न्यूमेरिकल के एंड पे याद रखिएगा, बिल्कुल हम इसको माइनस करेंगे। इसको टैक्स क्रेडिट भी कह सकते हैं, और याद रखने के लिए मैं इस तरह भी पेपर में लिख सकता हूं, मैंने एंड पे इसको माइनस करना है, या यहां भी लिख सकता हूं एंड पे माइनस करना है 110 को। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये एसेट की कॉस्ट भी नहीं है, ये एंड पे टैक्स आपको माफ हो जाएगा। तो इनकम टैक्स अगर एसेट की कॉस्ट में पड़ा हुआ है तो ये एसेट की कॉस्ट नहीं है। ओके, वर्किंग 2 कर लेते हैं। वर्किंग 2 कॉस्ट ऑफ एसेट बोले 2110 माइनस 110 2। ओहो, इसमें तो कस्टम ड्यूटी भी पड़ी हुई है 90 की। पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, पड़ी हुई है मेरे भाई, मैंने निकाली नहीं है, पड़ी हुई है। तो क्या करूं, पड़ी रहने दें। ट्रांसपोर्टेशन भी पड़ी होती तो पड़ी रहने दें, इसमें क्या मसला। ये इसकी कॉस्ट निकल आई, इसमें से लेस करें इनिशियल अलाउंस, इसमें से माइनस करें टैक्स डिप्रिसिएशन। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30 बाकी। यूज मशीन है लेकिन चाइना से आई है ना। Whatever the BB may be, I don't need BB right now. So इनिशियल अलाउंस और टैक्स डिप्रिसिएशन माइनस कर दें फेस पे लाके, लेस इनिशियल अलाउंस एंड टैक्स डिप्रिसिएशन। वर्किंग 2, और वर्किंग 2 रफ शीट पे की थी और वो घर ले आए हैं। लबो 500 और 225। अच्छा, गलती अब लोग क्या करते हैं, गलती लोग ये करते हैं कि अगली वाली लाइन पहले पढ़ लेते हैं और फिर 2000 की फिगर निकाल के उल्टाते भी इधर से 2000 ही हैं, हालांकि इट्स अ ब्लंडर। उल्टाना 2000 नहीं है। इसमें देखें अब डीप डाउन जाके हो क्या रहा है, इधर देखें, ये मैं 2000 उल्टा रहा हूं
और 2000 उल्टा के उसकी डेप्रिसिएशन लेके जा रहा हूं और 110 उल्टा रहा हूं टैक्स। वो मैं उल्टाने के बाद उसको फेस पे जाके माइनस करूंगा। लेकिन मैंने क्या इस तरह सोचने की जरूरत नहीं है, सोचना सिंपल तरीके से। कैसे? पड़ा कितने? 211, बस उसको उल्टा दें। आगे करना क्या है वो फुल स्टॉप के बाद वो खुद बताएगा, वो आसान काम है। चले आगे। 3,80,000 होटल को दिए ईद मिलन पार्टी का। कोई नहीं, हमने पढ़ा था एंटरटेनमेंट में एम्प्लॉयज वगैरह की मीटिंग्स हो सकती हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, गैदरिंग्स भी हो सकती हैं। एंटरटेनमेंट का नॉर्मल खर्चा, खैर है फैमिलीज बुला लिया है तो कोई मसला नहीं, कस्टमर्स भी बुला ली, फैमिलीज का हल्का फुल्का एतराज हो सकता है लेकिन वो भी कोई खैर है, तो ये खर्चा अलाउड है। ईद मिलन पार्टी, मिलन तो गले मिल रहे हैं आपस में, तो ये ईद मिलन पार्टी इज अलाउड। दोबारा माइनस कर दें, इग्नोर कर दें। नेक्स्ट, महीने की तनख्वाह दी जा रही है ईच पार्टनर को। ये मंथली तो बाहर निकल के पता चलता है, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही पढ़ के पता चल गया है। 12 से भी मल्टीप्लाई करना था। ओए यार मैं मर गया। कोई 12 से मल्टीप्लाई करके ईच पार्टनर से भी मल्टीप्लाई, ओ तेरी खैर, मैं तो बस 1.5 लाख उल्टा के आ गया। मैंने कहा जो है उल्टा दो, चिट के रखो काम। तो 3 पार्टनर है तो 3 से भी मल्टीप्लाई करना था और मंथली है तो 12 से भी मल्टीप्लाई करना। रशीद मैनू ले जा। सैलरी किसकी? कौन कौन? मुस्तफा, अली और जैन। ये कितनी? 1.5 लाख जरा 12, 1800 1800 1800 1,500। ये तीनों पार्टनर्स की सैलरी एड बैक कर दी। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। सेक्शन 21 के जे में ये पड़ा था, 21 के जोकर में। आगे चलें। 1,80,000 का सॉफ्टवेयर खरीदा है, सॉफ्टवेयर 10 साल इस्तेमाल होने। ओए खर्चों में पेमेंट डाल दी है। कितना? 1,80,000 और माइनस कर दें इसकी अमोर्टाइजेशन, टैक्स अमोर्टाइजेशन। कॉस्ट बोलें 180, लाइफ 10। कैलकुलेटर पकड़ें। जनवरी में दिन गिने 31, फरवरी में 28, मार्च में 31 माय डियर, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 इज इक्वल टू का बटन दबा दें 181। इंटेंजिबल्स की अमोर्टाइजेशन नंबर ऑफ डेज बेस पे साथ वाले को मुस्कुरा के देखें और खैरियत से हो, मुस्कुरा के जरा देखें, देखें उसके चेहरे पे तहज्जुद का नूर, फजर का नूर, नेक अमाल का नूर। ओके अच्छा जी, ये सेल है बिजनेस की 100 रुपया। कॉस्ट ऑफ सेल है माय डियर। ये चिनमिन बिनमिन बंद करें खुदा के लिए। मैं किसके साथ किया करूं चिनमिन चिनमिन? मैं अपनी दोस्त के साथ करूंगा, मैं आपके साथ क्यों करूं? लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 एड। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो ये ना, आपने बैंक से लोन लिया हुआ उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। भाई इधर देखें ना,
इंटरेस्ट इनकम, आपने किसी बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम मिली, सो द जवाब इज 33। जब मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करूंगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग में मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉफिट से चलूंगा 33, और इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्स में जाती है, इसलिए मैं लेस कर दूंगा इंटरेस्ट इनकम, कितनी, 3 की। जब मैं 3 की इंटरेस्ट इनकम लेस कर दूंगा, ऐड हो चुकी है ना, तो मेरा बिजनेस की इनकम कितनी आ जाएगी, 30। डन। तो अब मैं जब न्यूमेरिकल के फेस पे लेके जाऊंगा, तो न्यूमेरिकल के फेस पर मैं इस तरह लेके जाऊंगा, मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई 30 और मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गई 3, और टोटल इनकम मेरी आ गई 33। अब ये अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम है, नॉर्मल टैक्स रिजीम है, ये अलग बहस है, ये भी हम जाके देख लेंगे अदर सोर्स के चैप्टर में। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है और ये वर्किंग है और ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, लेकिन अगर पेपर में वो ऐसे कह दे कि मेरे बिजनेस की सेल है 100 और कॉस्ट ऑफ सेल है 60, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो कोई अलग चीज नहीं होती, ये तो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा होता है, इसको तो कुछ नहीं करना होता, इंटरेस्ट इनकम को उल्टाना होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस 7, और नीचे नोट डाले, नीचे नोट डाले अभी तक हमें यह पता चला है हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, लेकिन नीचे नोट डाले इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹3। इंटरेस्ट एक्सपेंस से इंटरेस्ट इनकम मैंने नेट कर दी है, यानी कहना यह चाह रहा है कि मेरा खर्चा था 10, मेरी खुशी थी 3, तो मैंने खर्चा ही कितना बुक कर लिया, 7। कहना यह चाह रहे हैं मेरा खर्चा था 10 और मेरी खुशी थी 3, तो मैंने क्या कर लिया। अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने व्हाइट बोर्ड पर देखना है, अभी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको 7 के चक्कर में पड़ना ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये 7 नेगेटिव टाइप चीज है, तो 3 जब इससे नेट हुआ होगा तो ये पॉजिटिव टाइप चीज होगी। 7 में 3 शामिल तो नहीं है ना, 7 में 3 क्या हो चुका हुआ है, नेट हो चुका हुआ है। इसका मतलब है अगर मैं कहूं सेल रिटर्न में, सेल रिटर्न सेल में नेट हो चुकी है, तो सेल पॉजिटिव टाइप चीज है, सेल रिटर्न नेगेटिव टाइप चीज है। अगर मैं कहूं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस में इंटरेस्ट इनकम नेट हुई हुई है, तो इट मींस कि एक्सपेंस नेगेटिव है, तो वो प्लस होके नेट हुई होगी ना, वो प्लस होके नेट हुई होगी ना। असल में हुआ ये होगा कि -10 मेरा खर्चा था, उसमें +3 हुआ होगा, ये गिर के किस पे रह गया होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने नीचे साइंस मार दी, खर्चों में इनकम नेट हुई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह 33 तक पहुंचते हुए तो एडी हुई हुई है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। खर्चों में इनकम नेट हुई हुई है मींस 33 तक पहुंचते हुए तो एड हुई हुई है, बस एड हुई हुई चीज को उल्टा दो। हुई हुई नजर नहीं आ रही, इसमें मेरा क्या कसूर है, हुई हुई आपको नजर नहीं आ रही, नीचे उसने बता तो दी है। तो मैं वर्किंग करते हुए 7 को नहीं देखूंगा, 7 में हुई हुई है ऐड तो कोई मसला नहीं, मैं बस इस 3 को देखूंगा। तो वर्किंग तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वही रहेगी, प्रॉफिट 33 है, इस तक पहुंचते हुए इंटरेस्ट इनकम किसी खर्चे में जाकर प्लस के साथ पड़ी हुई है, यानी खर्चा नेगेटिव टाइप चीज है, वहां जाके प्लस के साथ पड़ी हुई है, तो अल्लाह का शुक्र है 33 तक ऐड ही हो चुकी है, तो आई विल स्टिल डिडक्ट इट, और अब मैं इसे रिक्लासिफाई करूंगा और न्यूमेरिकल के फेस पे लेके जाऊंगा। फेस पे लेके जाने के लिए मेरा सोल्यूशन अल्लाह का शुक्र है वही रहेगा, मेरी बिजनेस इनकम 30 है और मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 3, मेरी टोटल इनकम 33 है। ओके, नोट इट डाउन।
तो ऊपर वाले तरीके से सवाल दे दें फिर तो ज़्यादा ही आसान है, नीचे वाले तरीके से सवाल दे देयर विल बी नो चेंज इन सोल्यूशन। किताब पे देखें कोई अगला 1-2 सफ़ा खाली होगा तो वहाँ पे वहीं पे नोट किया करें किताब पे चीज़ें खुदा के लिए। फिर मैं ऑनलाइन क्लासों वालों को कहता हूँ तो वो फिर कहते हैं हमने रजिस्टर पे नोट की हुई थी, वहाँ मिल नहीं रहा। किताब में जानबूझ के आगे पीछे दाएं बाएं इतनी जगह छोड़ी हुई है कि ओके चलें जी। अच्छा, खर्चे किस टाइप की चीज़ है? नेगेटिव टाइप चीज़ है ना। तो अगर उसमें कोई चीज़ नेट हुई हुई है, ऐड हुई होगी ना, तो फिर प्रॉफिट तक पहुंचते भी ऐड ही हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है अगर नेट हो गई है तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है। 33 तक तो बोल देना, शर्मा क्यों रहे हैं बबलू? ये कौन सी तुम लोग की शादी हो रही है, शर्मा क्यों रहे हो? 33 तक क्या है, ऐड हुई है। गलत ही बोलेंगे ना, बोल दें। बोलेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो बोलेंगे। ओके नेक्स्ट, आगे चलें। भाई एसी बंद कर दें यार, पढ़ें जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस और नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसमें इंटरेस्ट इनकम क्या हो चुकी है, नेट। तो इसका मतलब लिखें, कोई नहीं प्रॉफिट तक पहुंचे तो ऐड ही हुई है ना। फिर कोई नहीं प्रॉफिट तक पहुंचे तो ऐड ही हुई है ना। पता नहीं यार उर्दू नहीं लिखते फिर कहते हैं समझ नहीं आई, जरा दोबारा समझा दें क्लास के बाद आके। कोई नहीं प्रॉफिट तक पहुंचे तो ऐड ही हुई है ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस और नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑफ 340। पहले जरा उल्टाएं, ब्रैकेट नहीं पढ़नी, पहले जो नेट है उसको उल्टाया करें। ये जो ब्रैकेट
ये जो ब्रैकेट पहले पढ़नी या फुल स्टॉप के बाद पहले पढ़ना, ये डेंजरस हो जाता है। इंक्लूड हो या नेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंक्लूड या नेट है पहले उसको उल्टाएं, फिर ब्रैकेट पढ़ें, फिर फुल स्टॉप के बाद पढ़ें, वरना चीजें कंफ्यूज करेंगी। पहले जो पढ़ा हुआ है, पढ़ा इधर नेट हो गया वो कोई मसला नहीं, पढ़ा हो या नेट हो एक ही बात है। पहले जो पढ़ा है या नेट है, जो पढ़ा है या जो नेट है, पहले इसको और इसको उल्टाएं, उसके बाद फुल स्टॉप वाली बात पढ़ें, उसके बाद ब्रैकेट वाली बात पढ़ें, वरना थिंग्स विल बी कंफ्यूजिंग। पहले इसको उल्टा दें 340 को, बाकी बाद में पढ़ते हैं ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। थोड़ी सी समझ आई ये बात? तो इनकम्स को कैसे उल्टाना चाहिए बस ये बता दें। खर्चों में नेट हुई हुई है या फेस पे पड़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम्स को कैसे उल्टाना चाहिए? लेस करके तो बस उल्टा दें, इंटरेस्ट इनकम, और इसको रिक्लासिफाई भी करना है 340। ओके माय डियर, अभी तस्वीर ना खींचे ना, पूरा सवाल हो लेने, आगे चलें। नेट ऑफ टैक्स, ये फिगर नेट ऑफ टैक्स है, अर्न्ड बाय अ फर्म ऑन इट्स सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट इन बैंक है, तो वर्किंग नंबर 3, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फाइनल टैक्स रिजीम है या नॉर्मल है वो मैं बाद में बताता हूं। चलें इधर ही कर लें, मेरे ख्याल से इधर ऐड वाली चीजें अब खत्म हो चुकी हुई हैं, इधर हमारा न्यूमेरिकल खत्म हो जाना है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अर्न कितनी, ब्रैकेट में नेट लिखा हुआ था उसने, ब्रैकेट के बाहर अर्न लिखा हुआ था, लेकिन जब ब्रैकेट में नेट लिख दिया तो ये नेट है। तो इनके ऊपर टैक्स 15% है, आपको पता है। तो 3,40,000 अगर 85 पे पड़ा हुआ है तो मुझे बताओ 100 कितना है? नहीं मैं भी तो 4 लाख, और इस पर टैक्स कितना बनता है? 4 लाख जरा 15%, 60,000। अब देखना है कि ये फाइनल टैक्स रिजीम है या नॉर्मल टैक्स रिजीम। उसके लिए हम चलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में। कौन सा चैप्टर है? 11। इल्ले इनकम चैप्टर 11। इंटरेस्ट इनकम इज अर्न्ड बाय एओपी फ्रॉम बैंक। 4 लाख इज लेस देन 50 लाख, अप टू 50 लाख, देयरफॉर फाइनल रिजीम। अगर आपको ये सेक्शन 7B के डायग्राम आप लोगों ने नहीं तस्वीर खींची हुई तो आप ये खींच सकते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम इज अर्न्ड बाय एओपी फ्रॉम बैंक अप टू 50 लाख, एफटीआर एट द रेट ऑफ 15%। तो अब बताएं इसके साथ क्या लगाऊं, नॉर्मल टैक्स रिजीम या फाइनल टैक्स रिजीम? फाइनल टैक्स रिजीम। अब कोई गुंजाइश रहेगी है कि आप टेस्ट में कहें कि न्यूमेरिकल नहीं हमने किए हुए? अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अच्छा, कितने लोगों से वैसे पूछ रहा हूँ 60-70% न्यूमेरिकल हो रहे हैं? ये ज्यादा है अभी,
ये तो बहुत ज़्यादा है। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आई कैप में जाके आपका ये लेवल होता, लेकिन आई कैप भी 60-70% नहीं मांग रहा, वो तो 50 मांग रहा है। ये कुछ ज़रा तैयारी कम। अब ओके, कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ये शो ऑल रिलेवेंट एक्सपेंसेस जी। माज एंटरप्राइज, एओपी, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2023 या X3 23, इनकम फ्रॉम बिजनेस 21314, 21 मिलियन। ये तो सरचार्ज भी आ जाने। टोटल इनकम लेस हमेशा की तरह निकाल रहे हो मुझे। अच्छा, एओपी के लिए हमेशा टेबल 1 नहीं है क्योंकि एओपी सैलरी नहीं कमाती। कोई माई का लाल अच्छा बच्चा टैक्स निकाल दे। वन 1610 157 86 उंगली रखें साथ वाले के रजिस्टर पे, यहां साथ वाले के रजिस्टर पे, और उसकी तरफ घूर के कहें इट इज ग्रेटर देन 10 मिलियन। ये क्या घूरना जिसमें मुस्कुराहटें छुपी हुई हैं? हाँ, घूरना भी नहीं आता। तो इट इज ग्रेटर देन 10 मिलियन। सो सर पे चार्ज लगाएं, साथ वाले के सर पे चार्ज एट 10%। 86 कुछ दीवानगी में इस पे ना 10% लगा दीजिएगा। 9 इधर आ जाएगा, 8 जमा 6 14, 14 का 4 जमा 1 5 आ जाएगा, फिर एक ऊपर जाएगा 9549। ओके, आगे अब चैरिटी वगैरह का टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, चैरिटी वाला टैक्स क्रेडिट है, सिक्योरिटीज और इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोजल है, फाइनल टैक्स रिजीम का टैक्स है, एड टैक्स ऑन एफटीआर। ये फिगर कहां से आई थी? वर्किंग 1 से, ये वर्किंग 2 से, ये भी वर्किंग 3 से, ये वर्किंग 3 से आई थी। 60 लेस टैक्स ऑन एफटीआर 110 110 110। इनकम टैक्स, हाँ वो भी एंड पे माइनस करना था। टैक्स ऑन प्लांट के ऊपर टैक्स दिया था, इनकम टैक्स 110। हाँ जी 9439। ये इनाम दे दें इनको। ओके, आपको पता ही नहीं तो आप छोड़ो।
तजस्सुस में ना पढ़ो, हमें भी मिल सकता था तो बता देते ये 110 माइनस करना है। तो टैक्स ऑन प्लांट जो हमने लिखा हुआ था न्यूमेरिकल के फेस पे के एंड पे माइनस करना है, ये वो था। दाएं बाएं वाले प्रिविलेज फील करें अच्छे बच्चों के साथ बैठ के। ओके क्या कह रहे हैं? अच्छा पता नहीं, फिर ले लो, ये लो 20 रुपए ले लो। ओके अच्छा जी, नाउ कम ऑन वर्किंग नंबर 4, माज एम ए जी डिविजिबल इनकम, बोलें डिविजिबल इनकम। ये एओपी और पार्टनर के न्यूमेरिकल के दरमियान में सॉल्व करना है जी। टैक्सेबल इनकम बताएं कितनी है, इसको कहां ले जाएं, तकसीम करने, इसको कहां ले जाएं, 21314। पार्टनर की पूछ रहे नीचे, पता नहीं किस पिंड से आए हैं आप, मैंने आपको मारने हैं। अच्छा 21, खुदा के लिए हमारे पिंड तक ना पहुंचे, 21314 हमारे पिंड आ जाना यार, दिल में ना लिया करो। प्रॉफिट शेयर और सैलरी, ये 21 के जे वाले पकड़े, 1800 1800 और 1800, याद है कुछ? कोई ऐसे होंड नहीं लाने होते तो बूथा हिला दिया करें। 1800 1800 1800, और कुछ लोग कहते हैं इतना बड़ा बूथा हिलाने की बजाय होंड हिला दें बस। 5400 नहीं यार, इंटरेस्ट इनकम को नहीं तकसीम करना, वो फाइनल रिजीम होती है, इसको उठाया करना है। जिस पे चैप्टर 4 का रेट लगाना है ना, इसको उठाया करना है, वरना मेरी बाजू यही है, फिर देखना आगे क्या होता है। 21314 15914 नेगेटिव, हद हो गई। हाइट ऑफ एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज नेगेटिव, आई एम नॉट नेगेटिव। इक्वल शेयर्स 1/3 1/3 एंड 1/3 जी, 1/3 1/3 1/3 सबका निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जैन का चाहिए मुझे। 1/3 is to 1/3 is to 1/3 कितना? 530। कोई नहीं, राउंड की वजह से 1-2 रुपए का फर्क आएगा, उसकी खैर है। 7105, ये घर जाके आप लोग निकाल लीजिएगा अगर आप लोगों ने निकालना हुआ। ये आपको और आपके घर वालों का मामला है, आई कैप ने इसके कोई नंबर नहीं रखे उन्हें, तो बस जैन की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। 15914 इंटू ये वाला 1/3, ये कहां आएगा? 7105 ज्यादा वाली इनकम और कम वाली इनकम के दरमियान में आ जाएगा, ज्यादा वाली इनकम और कम वाली इनकम के दरमियान में आ जाएगा। नोट कर लिया? बोले कर लिया, कर लो, कर लिया। चलें जी आगे चलें। My dear, how many hours you will take to note it up? Note it down. Besides shares of income, जैन ने आपको ये डेटा दिया है, तो वर्किंग नंबर 5, इनकम फ्रॉम सैलरी किसकी? जैन की। मंथली सैलरी 2 लाख ज़रा 12 20, 3.5 लाख मेडिकल का खर्चा है उसका और उसके फैमिली मेंबर्स का, तो हम एज्यूम करेंगे एज पर टर्म्स है, पेपर में बेहतर एजम्पशन दिखाएंगे एज पर टर्म्स है। तो मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट अगर एज पर टर्म्स हो तो वो क्या होती हैं? माफ होती है। मेडिकल रीइंबर्समेंट पेपर में लिखेंगे एज्यूमिंग
एज पर टर्म्स, इसको माफ कर देंगे। आपको याद है 5 सिनेरियोस थे, इलाज की सहूलत दे रहा है या लगा बंदा मेडिकल अलाउंस दे रहा है, इलाज की सहूलत भी दे रहा है, अलाउंस भी दे रहा है, 5 सिनेरियोस थे। 31 मार्च 23 को उसने गाड़ी खरीदी है। अगर उसने खरीदी है तो एम्प्लॉयर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। किसी को रूल याद आ रहा हो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। उसने खरीदी है मींस, उसने खरीदी है मींस एम्प्लॉयर ट्रांसफर्ड। उसने खरीदी है 110.8 की और मार्केट में वो थी 2.5 लाख की, तो कार ट्रांसफर्ड। ये कहीं नहीं लिखा हुआ पहले वो 9 महीने यूज करता रहा है, उसके ऊपर कॉस्ट पे 10% या वो लगाएं 5%, वो वाला सिनेरियो नहीं है। बस उसने बुला के उसको दे दिया, जैसे आप साथ वाले को जान देते हैं, उसने गाड़ी दे दी है जी। 139.2, 139 ही कर दें, चले जाने दें। इसको 111 कर रहा हूं मैं राउंड करके, 2539। ये क्या हो गई? जैन की इनकम फ्रॉम सैलरी 39, टैक्सेबल इनकम 2539, एड शेयर फ्रॉम, चाती मारेंगे, चाती, चाती होती है जल्दी से मार के आ जाना। हम चाती मारने जा रहे हैं, चाती 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 चाती, मारे 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 चाती। किस किस ने चाती मारी? चातियां मारने आते हैं। इसका नाम टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर। तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? नहीं, ज्यादा समझ आना चाहिए। नो बोलना था आपने। ज्यादा वाली इनकम, कम वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम, कम वाली इनकम। अच्छा जी, ज्यादा वाला टैक्स निकालें। यार यहां ना अब एक काम करना है माय डियर, यहां पे काम करना है। 9644 पर 75% लगाना है। अब ये है तो है इसी तरह है, 9644 पर 75% लगाना है। कितना है? 7233। तो सैलरी कम तो टेबल, मैं क्या करूं? 9644 पे लगाना पड़ेगा। टेबल कौन सा? 1 जी, बोलें। 1610 ऑफ 1820। इसको अंदर क्यों रखा है मैंने 1820 को? अच्छा, टोन को अपनी सेम रखा करें माय डियर प्लीज। इसकी प्रैक्टिस मैंने करवानी है किसी तरह आपकी। 3430 प्लीज। ये जरा अब टोन को क्या करें, जुर्माना रख दें इस पे टोन चेंज करने पे? देखिए आपके घर वाले, दफ्तर वाले, जिन दो आपके दोस्त आपसे कंफर्टेबल फील करें आपके पास बैठ के। भाई 2 मिनट रह गए, निकल जाओ आप, कल भी निकल गए थे क्लास से, निकलो। जरा 2539 903 9045 नहीं, कितना है? मैं टोन चेक कर रहा था, मैं कौन सा आपको
ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स, चपेट वाली इनकम पे थप्पड़ वाला टैक्स, ज्यादा वाली इनकम पे कम वाली इनकम पे। ये न्यूमेरिकल अगर मैं ना कराता तो आधा हो जाना था पेपर में, आधा तकरीबन ज्यादा हो जाना, कितने लोगों का ज्यादा हो जाना था। ये जरा क्लास के बाद आइएगा। हाइब्रिड में भाई साथ वाले के सर पे आज शफकत का हाथ रखें, बहुत जबरदस्त किस्म का, पांचों उंगलियां समेत, पांचों उंगलियां समेत। और अब आप भी रखें उसके सर पे, एक ट्रायंगल सा बने, आप उसके सर पे, वो आपके सर पे, इसी तरह रखे रखे दरवाजे तक पहुंचना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। दरवाजे तक पहुंचना है माय डियर, इस तरह। आज साथ वाले को एक सेब खिला दें, सखी बने सखी। बिस्किट, चाय, आर्टिफिशियल चीजों से बचें।